मैं डॉक्टर तबस्सुम परवीन, एचओडी ऑफ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, एसएम कॉलेज भागलपुर। आज मैं अपने स्टूडेंट्स को आर्थिक नियोजन के क्या उद्देश्य हैं और इसकी क्या उपलब्धियां हैं, यानी आर्थिक नियोजन को अपनाने के बाद भारत सरकार के प्रयत्न का क्या नतीजा हमें मिला है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आर्थिक नियोजन वो संगठन है जो संसाधन के आवंटन का एक महत्वपूर्ण, इसको हम मैकेनिज्म कह सकते हैं, महत्वपूर्ण तंत्र मान सकते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग वो प्रोसेस है जिसके द्वारा महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं। नियोजन का मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि देश खाद्यान्न और औद्योगिक कच्चा माल, लोहा, इस्पात में आत्मनिर्भर बने, जिससे बचत और निवेश दोनों बढ़े। नियोजन के कारण ही भारतीय अर्थव्यवस्था टेक ऑफ स्टेज पर पहुंच गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य निर्यात व्यापार को बढ़ावा देना है और आंतरिक साधनों को विकसित करना है। विदेशी सहायता पर निर्भरता को कम करना है। अगर इकोनॉमी में मूल्य स्तर अधिक बढ़ जाते हैं या बहुत ही कम हो जाते हैं, यानी प्राइस फ्लक्चुएशंस की स्थिति होती है, तो अर्थव्यवस्था में कई प्रकार का संरचनात्मक असंतुलन पैदा हो जाता है। कीमत में वृद्धि हो सकती है, लेकिन क्या कीमत में वृद्धि एक निश्चित सीमा से ज़्यादा होनी चाहिए? अगर ऐसा होता है तो जनता को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो सामाजिक कल्याण और सेवाएं प्रदान करना योजना का उद्देश्य है। पिछड़े वर्गों का आर्थिक विकास करना, गरीब लोगों को सामाजिक कल्याण के लिए बढ़ावा देना, शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी ज्ञान और वैज्ञानिक उन्नति आदि सामाजिक सेवा को हमें विकसित करना चाहिए प्लानिंग के माध्यम से। भारत का विभिन्न क्षेत्र समान रूप से डेवलप नहीं है और पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश अपेक्षाकृत अधिक विकसित है। लेकिन यूपी, बिहार, उड़ीसा, नागालैंड, मेघालय और एचपी आर्थिक दृष्टि से उतना विकसित नहीं है। पिछड़े हुए क्षेत्रों का तेजी के साथ विकास करना चाहिए। क्षेत्रीय विषमता को दूर करना चाहिए और क्षेत्रीय विषमता को दूर करने की जिम्मेदारी आर्थिक नियोजन को होनी चाहिए और सभी आर्थिक गतिविधियों का विकास एक साथ होना चाहिए। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी आदि को एक साथ प्राप्त करने की मांग भी की जाती है। अगर ये सारे सेक्टर्स एक साथ डेवलप्ड होते हैं तो देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बड़े पैमाने पर होगा। भारतीय नियोजन का उद्देश्य गरीबी, बेकारी, पिछड़ेपन को दूर करना है। आर्थिक विकास का संबंध पर कैपिटा इनकम के बढ़ने से है। आर्थिक विकास की गणना करते समय हमें यह नहीं देखना चाहिए कि टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी इकोनॉमी में क्या है और खपत किस तरह से हो रहा है, बल्कि हमें यह भी देखना चाहिए कि आबादी में वृद्धि किस प्रोपोर्शन में हो रही है। तो आर्थिक नियोजन का प्रारंभिक प्रयास 1934 में किया गया था और एम विश्वरैया जी ने अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी में इसकी चर्चा की थी और ये कहा कि राष्ट्रीय आय को दुगना करना चाहिए और औद्योगिक उत्पादन वृद्धि के लिए एक योजना बनानी चाहिए। तो 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग का गठन किया गया था। 1951 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। 1965 में राष्ट्रीय योजना परिषद का गठन किया गया था और स्वयं स्फूर्ति की धारणा है कि अर्थव्यवस्था की सारी ज़रूरत को पूरा किया जाए। आर्थिक नियोजन का अभिप्राय है कि एक सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा देश में उपलब्ध प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों को संतुलित ढंग से एक निश्चित अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है, जिसे देश का तीव्र आर्थिक विकास हो सके। डाल्टन के अनुसार आर्थिक नियोजन विस्तृत अर्थ में विशाल साधनों के संरक्षक व्यक्तियों के द्वारा निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आर्थिक न्यायों का इच्छित निर्देशन है। गुन्नार मिडल ने यह कहा कि आर्थिक नियोजन राष्ट्रीय सरकार की व्यूह रचना का एक कार्यक्रम है, जिसमें बाजार की शक्तियों के साथ साथ सरकारी हस्तक्षेप के द्वारा सामाजिक क्रिया को ऊपर ले जाने का प्रयास किया जाता है। आर्थिक नियोजन के कई उद्देश्य हैं, जैसे कि इसके आर्थिक उद्देश्य उपलब्ध भौतिक और मानवीय साधनों का उपयोग के द्वारा उत्पादन को अधिकतम करना, समाज के विभिन्न वर्गों में आय की समानता बनाए रखना,
साधनों का उचित उपयोग करना, फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करना, अवसर की समानता प्राप्त करना, संतुलित विकास का उद्देश्य सामाजिक उद्देश्य में सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से सभी नागरिकों को विशेषकर श्रमिकों को पर्याप्त आय अवश्य मिलना चाहिए जिससे वो उचित जीवन स्तर व्यतीत कर सके। बेकारी भत्ता और वृद्धावस्था पेंशन सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आता है। सामाजिक न्याय लिंग, धर्म, जाति भेदभाव को भुलाकर प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति करने का समान अवसर प्रदान करता है। देश की सुरक्षा, शांति की स्थापना करना, शिक्षा के प्रचार और प्रसार से सामाजिक प्रथाओं के साथ साथ भावी पीढ़ी का स्वरूप और भावी पीढ़ी का स्वास्थ्य और जीवन स्तर विकसित अवस्थाओं के अनुकूल बनाता है। तो इस तरह से आर्थिक नियोजन के बहुत सारे उद्देश्य हैं और इन सारे उद्देश्यों का मुख्य उद्देश्य है कि हमारी इकोनॉमी का कैसा डेवलपमेंट हो, चतुर्मुखी विकास हो। तो इस तरह से इकोनॉमिक प्लानिंग के उद्देश्य को हम इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग का उद्देश्य है आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, राष्ट्रीय आय पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, रोजगार के अवसरों को बढ़ाना, पब्लिक सेक्टर का विस्तार करना, समाजवादी समाज की स्थापना करना, बढ़ते हुए पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, प्राइस स्टेबिलिटी, उद्योग और सेवाओं का विस्तार, खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाना, यानी ये सारे उद्देश्य हैं आपके इकोनॉमिक प्लानिंग के। अब हमें ये देखना है कि आर्थिक नियोजन की उपलब्धियां क्या हैं। पिछले 50 वर्षों के दौरान इकोनॉमी के प्रोग्रेस को देखा जा सकता है। राष्ट्रीय आय 3.8% प्रति वर्ष के औसत दर से बढ़ी। पहली योजना के दौरान राष्ट्रीय आय का एनुअल ग्रोथ रेट 3.6% था। पाँचवीं योजना के दौरान 4.9%, सातवीं योजना के दौरान 5.8%, आठवीं योजना के दौरान 6.8%। 1991 से 2001-2002 तक स्थिर कीमत पर वृद्धि दर 5.5% प्रति वर्ष रहा। पर कैपिटा इनकम में वृद्धि हुई और इंक्रीज इन द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ा और आठवीं और नौवीं योजना में 21.9% थी और खाद्य पदार्थों का उत्पादन वर्ष 1950 और 51 में 50.8 मिलियन टन से बढ़कर 1990 और 91 में 176.4 मिलियन टन हो गया और 2000 और 2001 तक 195.9 मिलियन टन हो गया। पिछले 50 वर्षों के दौरान कृषि उत्पादन का वार्षिक औसत वृद्धि दर 26% से ज़्यादा था। जब हरित क्रांति आई तो इसका प्रभाव कुछ राज्यों तक ही सीमित था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज़्यादा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तक था। केवल गेहूं के उत्पादन तक ही सीमित था। अतः खाद्यान्न तथा दाल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो वर्ष 1951 में 395 ग्राम प्रतिदिन था, वर्ष 1987 में 466 ग्राम, 2001 में 512 ग्राम और प्रतिदिन हो गया था। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आयोजन की अवधि में पब्लिक सेक्टर के उद्योगों में बड़े पैमाने पर निवेश किया गया था। 1998 के पब्लिक सेक्टर के उद्यमों में कुल निवेश 2,04,054 करोड़ रुपए का था। इस तरह से भारत सरकार ने बड़े पैमाने पर निवेश किया। फलतः क्या अचीवमेंट मिला कि आयरन और स्टील और इंजीनियरिंग, एल्युमिनियम और पेट्रोलियम और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में काफ़ी तरक्की कर ली। वर्तमान समय में औद्योगिक वृद्धि में मंदी को महसूस किया जा रहा है। रोजगार, वर्किंग पॉपुलेशन में बढ़ जाने के कारण बेकार लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पहली योजना के अंत में बेकार व्यक्तियों की संख्या 5.3 मिलियन थी। आठवीं योजना के अंत तक 58 मिलियन, 2005 में 96 मिलियन हो गया। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, संचार के साधन, सिंचाई की सुविधा, विद्युत उत्पादन क्षमता में बहुत सुधार हुआ है।
रेलवे और विद्युत क्षमता का विकास हुआ है। रेलवे की का विकास बड़े पैमाने पर हुआ, जो वर्ष 1950 और 51 में 9.3 करोड़ थी, बढ़कर 2000 और 2002 तक 44.2 करोड़ टन हो गई। यात्री वाहन की क्षमता 1950 और 51 में 129 करोड़ थी, 2001 में 486 करोड़ हो गई। विदेशी व्यापार की जहाज परिवहन क्षमता, जो 1950 और 51 में 0.2 मिलियन GRT थी, वो 2001 में 7.02 मिलियन GRT तक पहुंच गई। डेवलपमेंट ऑफ सोशल सर्विसेज, मृत्यु दर में कमी हुई और स्कूल जाने वाले और कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ी, और ये संख्या 5 गुना बढ़ी। कई विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेजेस खोले गए। अस्पताल और डिस्पेंसरी, चिकित्सकों की संख्या बढ़ी। निर्यात का विविधीकरण और आयात का प्रतिस्थापन हुआ है। निर्यात अब सिर्फ आरंभिक यानी प्रारंभिक वस्तुओं के निर्यात की जगह अब निर्मित मालों का भी निर्यात होने लगा है और अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर होने लगी है। चौथी योजना के बाद ही विदेशी सहायता पर निर्भरता में कमी हुई थी। योजना की वित्तीय व्यवस्था के लिए विदेशी सहायता का अनुपात तीसरी और छठी योजना में 12.8% और 14.0, सातवीं और आठवीं योजना में 10.0% और 7.0% रह गया था। जिन क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई वो क्षेत्र है कृषि उत्पादन, विद्युत सामान और तकनीकी विज्ञान। फिर भी विदेशी सहायता के बिना संचालन असंभव है। अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक और संस्थागत स्थिति में काफी परिवर्तन और काफी सुधार हुआ और हमारा वित्तीय स्रोत जो है विकसित हुआ है। छोटे और मध्यम आकार के उद्योग भी हमारे विकसित हुए हैं। एकाधिकारी प्रथा पर रोक लगी है। उदारीकरण और व्यापारीकरण अपनाया जा रहा है। डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीक में पर्याप्त सफलता मिली है। प्राइस स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, लेकिन हमारी इकोनॉमी में उतनी नहीं बनी रही जितना कि इसे बना रहना चाहिए था। कीमत को कंट्रोल न करना इस नियोजन की असफलता मानी जाती है। 1991 से इन्फ्लेशन रेट कम होना शुरू हो गया था। आर्थिक नियोजन में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की मात्रा को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाया है। देश में आय और धन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनुकूल हुआ है। ग्रामीण निर्धन लोगों के पास में यानी ग्रामीण निर्धन लोगों की स्थिति भी पहले से अच्छी हुई है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय में मोनोपोलिस्टिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाने के कारण अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ का प्रॉब्लम बढ़ा है। निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम निर्धनता तक पहुंचने में असफल हुआ है। यानी निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम सरकार ने अपनाया, लेकिन गरीब तक इसे पहुंचाने में सफलता नहीं मिली है। और प्राइस स्टेबिलिटी हमारी इकोनॉमी में जितनी मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है, जो कि जिसके माध्यम से देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल हो सकता था। तो भारत सरकार ने नियोजन अपनाया और नियोजन का मुख्य उद्देश्य था कि देश में पाए जाने वाले सारे साधनों को रेगुलेट किया जाए, मैनेज्ड किया जाए और इसके रेगुलेशन के माध्यम से अर्थव्यवस्था का बैलेंस्ड ग्रोथ किया जाए और इसके माध्यम से 2 उद्देश्य प्राप्त किए जाएं। पहला उद्देश्य है कि रीजनल डिस्पैरिटी को दूर किया जाए और दूसरा उद्देश्य है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ के प्रॉब्लम को दूर किया जाए।